दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जो बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आज जो 6 डालने वाले हैं, इन 6 में से हो सकता है 6 के 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपने देखा होगा CAM, कैम भी पढ़ लेते हैं इसे, CAM करके बहुत बार पेपर में आता है। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, इन्हें हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं। क्या होते हैं ये? आसानी सरल लैंग्वेज में हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये वो प्रोटीन होते हैं जो शेल्स को एक दूसरे से तथा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करते हैं। शेल्स मतलब क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, शेल्स होते हैं। तो उन्हें जोड़ने का काम कौन करेगा? CAM का। एस छोटा सा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, वरना नॉर्मली इन्हें CAM बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कोशिकाओं को एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड वगैरह होता है उन सबको ये जोड़ने का काम करेंगे। ये कोशिकाओं की पहचान करेंगे, कोशिकाओं का ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे, ठीक है। टिश्यूज का निर्माण करेंगे। टिश्यू मतलब ऊतक। जब कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो टिश्यू यानी ऊतक का फॉर्मेशन होगा। तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम कुछ के नाम पूछें तो कैड्रिन हो गया, ठीक है, इंटेग्रिन्स हो गया, सिलेक्टिन्स हो गया, ये सारे के सारे CAM के कुछ प्रकार हैं भाई, ठीक है, कुछ मुख्य हैं ये। इनकी हेल्प से हम लोग शेल्स को आपस में चिपकी रहती हैं, यानी इनकी सहायता से ही जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में चिपकी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, जिससे टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहता है, जिसकी सहायता से जो ऊतक का निर्माण होता है, जो टिश्यूज का निर्माण होता है वो स्टेबल बना रहता है भाई, ठीक है। चाहे घाव भरना हो, सूजन हो जाए, यहाँ तक कि जो बच्चे का निर्माण होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, उनमें भी CAMS का इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो, हम बार बार करें 2 नंबर में अगर ये आया है तो बहुत नहीं लिखना है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए CAM क्या होते हैं। कोशिकाओं को जोड़ने का काम करेंगे, ऊतक का निर्माण करेंगे, घाव को भरेंगे, कोशिकाओं का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, यानी इस तरीके के कोशिकाओं से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो CAM करेंगे भाई, ठीक है। दूसरा कौन सा है? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम क्या होते हैं? आइए ये भी देखते हैं। तो पेरोक्सीसोम क्या होते हैं? ये छोटे मेम्ब्रेन का मतलब हमेशा झिल्ली होती है, तो ये छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, और सेल ऑर्गन मतलब कोशिका का ही भाग होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? जिनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज, ये दोनों कौन है? एंजाइम है जो क्रियाओं को कराएंगे। तो इनमें ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये हानिकारक H2O2 का नाम क्या है? H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इन एंजाइम की सहायता से टूट जाएगा। काहे में टूटेगा? तो भैया ये वाटर यानी पानी में टूट जाएगा, यानी H2O अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को ये अलग कर देगा। ये फैटी एसिड जो भी बसीय अम्ल होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म तथा जितने भी खराब से पदार्थ हैं उन सब के विघटन में, विषाक्त मतलब जो जहरीले पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, उन सब के विघटन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लीवर और किडनी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो पेरोक्सीसोम क्या होते हैं? मोटा मोटा कहें तो इनमें ये घिरे हुए होते हैं, किससे? तो छोटे छोटे मेम्ब्रेन झिल्लियों से ये घिरे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं। और सरल भाषा में कहें तो एंजाइम का क्या काम है? जितने भी उल्टे सीधे पदार्थ हैं उन सबको खत्म करने का काम होता है पेरोक्सीसोम का। ये भी 2 नंबर में पेपर में आया हुआ है और आ सकता है भाई, ठीक है। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबको पता है भैया, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र कैसे बनते हैं? धागे नुमा संरचना होती है, उस धागे नुमा संरचना को हम लोग क्रोमेटिन कह देते हैं। तो जब क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी इन धागों का सही से ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन होगा। तो क्रोमेटिन क्या होता है? DNA और प्रोटीन से बना होता है। कौन सी प्रोटीन से बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन से यह बना होता है। DNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा रूप होता है? तो एक तो यूक्रोमेटिन होता है। यूक्रोमेटिन क्या करता है? थोड़ा सा लूज होता है, ढीला होता है, और एक्टिव जीन्स इसके अंदर होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोक्रोमेटिन होता है, जो टाइट होता है। पहला लूज है, दूसरा टाइट है, और इनएक्टिव जीन्स रखता है। यानी पहला वाला ढीला जरूर है लेकिन इसमें एक्टिव जीन्स हैं, दूसरा वाला टाइट जरूर है लेकिन इसमें इनएक्टिव जीन्स हैं। DNA जो होता है, ये जो DNA है और प्रोटीन, 2 ही चीजें इन्हीं से मिलकर बना है। तो DNA क्या करता है? प्रोटीन जो हिस्टोन है उसके चारों तरफ लिपट जाता है। लिपटने से न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है, और न्यूक्लियोसोम जब घूमेगा, क्वाइल की फॉर्म में आएगा, तो क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर देगा। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, यही जब इसमें कोशिका सेल डिवीजन हो जाएगा
कोशिका का विभाजन वगैरह जिस समय होगा उस समय ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा, यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन कर देगा। मोटा मोटा कहें तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उन धागों को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि गुणसूत्र के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस आप बता सकें भाई। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख दोगे कि भैया प्रोटीन डीएनए से बना होता है, दो प्रकार का होता है, एक के पास एक्टिव जीन्स होते हैं, एक के पास नॉन एक्टिव जीन्स होते हैं। डीएनए जब हिस्टोन पर लपटता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम क्या करता है, क्रोमेटिन फाइबर बना लेता है, और आखिरी में जब कोशिका का विभाजन होता है तो इससे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का फॉर्मेशन हो जाता है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेल माने कोशिका हो गई, सरफेस मतलब ऊपर की सतह हो गई, रिसेप्टर्स तो क्या कहेंगे भैया, ये सेल मेम्ब्रेन जो सेल की झिल्ली होती है ऊपर की, उस पर स्थित प्रोटीन होते हैं। सीधी सी बात है, सरफेस का मतलब ही क्या था, ऊपर। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका की झिल्ली है, आवरण है, उसके ऊपर ये प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, बाहरी सिग्नल, बाहर से जो भी सिग्नल, चाहे वो हार्मोन हो, एंटीजन है, जो भी है, को पहचान कर सेल के अंदर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी रिएक्शन कोशिका के अंदर होनी चाहिए। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, तो आयन चैनल लिंक्ड होता है, दूसरा जी प्रोटीन कपल्ड होता है, और तीसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तीन तरीके के ही होते हैं। क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में ग्रोथ में जितना भी जो कोशिका की ग्रोथ हो रही है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है, और जो कम्युनिकेशन है, इन सब कार्यों को इनका नियंत्रित करने का काम होता है। इनकी खराबी से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप कैसे याद रखोगे, सेल सरफेस कोशिका की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और बाहर से जो भी आएंगे उन्हें रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, और बताएंगे कि क्या रिएक्शंस होनी चाहिए। तो वो रिएक्शंस चाहे कम्युनिकेशन हो, इम्यूनिटी हो, ग्रोथ हो, इन सब में ये लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीन तरीके के होते हैं। फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या, हाइब्रिड का मतलब क्या, संकरण। भैया हम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है मेंडल का नियम। मान लिया कोई लंबा पौधा है, कोई बौना पौधा है, तो जो इनका बच्चा होगा वो लंबा होगा, लेकिन वो हाइब्रिड होगा, संकर लंबा कहलाएगा। ठीक, कैसा कहलाएगा, संकर लंबा मतलब हाइब्रिड टॉल कहलाएगा, क्योंकि लक्षण तो उसमें दोनों के ना, लंबेपन बौनेपन के। तो पहली पीढ़ी में तो बच्चा लंबा होगा, फिर जब उस पीढ़ी को आगे बढ़ाओगे तो दूसरी पीढ़ी में 3 बच्चे लंबे होंगे, और एक बौनापन जो पिछली पीढ़ी का है वो निकल के आएगा, और 3:1 में ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस होता है जिसमें केवल एक गुण का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ एक गुण की बात कर रहे हैं, लंबापन बौनापन ही ले रहा है। मेंडल ने मटर के पौधों पर यह प्रयोग किया। यदि एक पेरेंट टॉल, यानी अगर एक आदमी लंबा है, लंबेपन को कैपिटल टी से लिख दे रहा है, क्योंकि गुणसूत्र को पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स 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 वाई। तो हमने कहा अगर कोई लंबा है तो उसे कैपिटल टी लिख दे रहा है। दूसरा डॉर्फ यानी कोई बौना है, उसे स्मॉल टी लिख दे रहा है। तो पहली पीढ़ी में जो सभी होंगे वो लंबे पैदा होंगे। क्यों लंबे होंगे, क्योंकि मान लिया ये कैपिटल टी पापा है, स्मॉल टी मम्मी है, इनसे कैपिटल टी मिला, इनसे स्मॉल टी मिला। अब इसमें दोनों लक्षण हैं, लेकिन मेंडल ने कहा पहली पीढ़ी में वो लक्षण दिखेगा जो प्रभावी होगा, और लंबेपन और बौनेपन पे लंबापन प्रभावी लक्षण। आप कभी देखना एक लंबा चौड़ा आदमी, ये समाज का भी रूल है, एक लंबा चौड़ा कायदे का आदमी आपसे बात करे, आप उससे घबराओगे भी, बात भी मानोगे। छोटा है, कोई काला है, तो समाज में लोग कहते हैं मतलब झूठ ही बोल रहा होगा। ये रियलिटी है भाई। धीरे धीरे करके भले आप इंसान को पहचानने लगो तो आपको उससे प्यार होने लगे, लेकिन रियलिटी यही है कि समाज की भी रियलिटी है कि क्या प्रभावी और क्या अप्रभावी है। तो लंबापन प्रभावी लक्षण है, इसलिए पहली पीढ़ी में ये प्रभावी लंबा मतलब जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। F2 पीढ़ी में रेशियो 3:1 में आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे डायग्राम से भी दिखा दिया है। कैसे दिखाया हमने, देखो कैपिटल टी ये मान लिया मम्मी है, चलो मम्मी को लंबा दे रहा है, पिताजी छोटे होगा। ठीक, इनसे कैपिटल टी मिला, इनसे स्मॉल टी मिला, ये हाइब्रिड टॉल कहलाएगा, होगा लंबा लेकिन संकर लंबा इसे कहेंगे। फिर ये जो कैपिटल टी स्मॉल, हाइब्रिड टॉल वाला, अगर इसका अगली पीढ़ी में चलोगे तो अगली पीढ़ी में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इनके बच्चे होंगे तो इनके बच्चे कैसे हो सकते हैं भाई, कि इनसे कैपिटल टी मिल जाए, इनसे भी कैपिटल टी मिल जाए, दोनों ही कैपिटल टी है, मतलब तो शुद्ध लंबा, ये बच्चा तो लंबा ही होगा। ठीक है, यहां की बात करें, अगर यहां से कैपिटल टी मिले और यहां से स्मॉल टी मिले तो लंबापन प्रभावी है, तो ये भैया ये भी लंबा होगा, लेकिन ये हाइब्रिड लंबा, संकर लंबा कहलाएगा। यहां से अगर स्मॉल टी मिले, यहां से कैपिटल, तो कैपिटल टी तो है ही, तो ये भी लंबा होगा, हाइब्रिड लंबा कहलाएगा। और दोनों जगह से अगर स्मॉल टी मिल जाएगा तो फिर ये दूसरी पीढ़ी में बौना पौधा प्राप्त होगा, बच्चा प्राप्त होगा। यानी 3 लोग लंबे होंगे, वो संकर हो शुद्ध हो अलग बात है, एक आदमी बौना होगा, तो दूसरी पीढ़ी में ये 3:1 में अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना के बता दोगे। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, तो बहुत ही आसान है।
जो इन्फ्लुएंस्ड वाले होते हैं ये वो होते हैं जिनकी उपस्थिति दोनों जेंडर्स में पाई जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में पाई जाती है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन होता है, जो व्यक्त होने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बाल्डनेस की बात करें, जैसे गंजापन जो है तो भैया मेल्स में ज्यादा होता है। ज्यादातर देखा होगा हमारे ही बहुत सारे बाल गिर गए, पहले बड़े अच्छे होते थे, तो ज्यादातर मेल्स में गंजापन ज्यादा प्रभावी होता है, महिलाओं में कम ही ये पाया जाता है, मतलब एक्सप्रेशन इसका कम होता है। तो इस तरीके के ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। जबकि जो लिमिटेड होते हैं इनके जीन्स पाए दोनों में जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक ही जेंडर में होता है, दोनों में नहीं होता है। जैसे देखा होगा महिलाओं में मिल्क प्रोडक्शन होता है, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, हम लोगों की मम्मियों ने सबने हम लोगों को दूध पिलाया है, ठीक है, मम्मियों ने। उसके अलावा बियर्ड है, मूछें हैं, ये सब पापा, हम लोग बचपन से देखते थे पापा की दाढ़ी है, पापा की मूछें, हम लोग भी उनकी तरह रखेंगे, तो दाढ़ी मूछें सिर्फ मेल्स में निकलती हैं। तो ये इस तरीके के लिमिटेड ट्रेट्स हैं जो एक ही जेंडर में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है भैया, और 6 के 6 पिछले पेपरों में शॉर्ट में आए हुए हैं, जो हमने करा रखा। अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ भी जो वीडियोस अपलोड करी हैं सब कहीं ना कहीं पेपर में आई हुई हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यहाँ जो प्लेलिस्ट है उसे देखो बैठ के। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर जब जो बचा हुआ कंटेंट हम अपलोड कर देंगे तो आप पेपर देने जाओगे तो हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े भाई, ठीक। आज शाम को एक वीडियो और पब्लिक कर रहे हैं, लगातार देखते रहो भैया, जितना कंटेंट आपके पेपर तक बना पाएंगे अंधाधुंध तरीके से बना देंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ये नया चैनल है तो अगर YouTube पे देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो। जब इस चैनल पर शुरुआत करी थी तो जाहिर सी बात है 0 से ही रहा होगा, और अभी हम लोग इस पर भी लगभग 33-34 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे पहुँच गए, तो अच्छा लगता है, एक प्रिविलेज वाली फीलिंग आती है कि यार एक चैनल लोग इतना सपोर्ट करें। थैंक यू भाई, धन्यवाद।